ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर लेकर आए हैं साइंस के आपको 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको टारगेट देता हूं 100 में से 80 सही करिए। एग्जाम में भी आपको कम से कम 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन पूरी शिद्दत से ये वीडियो देखता है, साथ ही साथ 100 में से 80 क्वेश्चन सही करता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। पहले रक्त के आएंगे, फिर दूसरे टॉपिक के, फिर दूसरे टॉपिक के। फटाफट आपको करवाते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर स्पीड कम कर दीजिएगा, है ना। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शन से आपका परिवहन, सुरक्षा, विनियमन। तो यहां पर आपके रक्त के ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य रक्त के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट फेफड़ों और शरीरों के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, यकृत या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई या हटाए गए अपशिष्ट और पाचन क्रिया से पोषक तत्व। ये सभी चीजें रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? लाना ले जाना करता है रक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा आपको पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स के बारे में देख लीजिए। तो प्लेटलेट्स को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो यहां पर प्लाज्मा में प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व, ये सभी चीजें प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा डोनेशन का चल रहा था ना कोरोना के समय, प्लाज्मा डोनेट करो, याद है? ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो व्हाइट ब्लड सेल टोटल आपकी ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से किस विटामिन से भरपूर होती हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई या तीनों से? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें विटामिन ए भी रहता है, विटामिन B2 भी रहता है और विटामिन ई भी रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मानव कंकाल के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आंसर दिखा दिया आपको। 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा गया मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है कहां से? यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए, बाएं धमनी से, बाएं सिरा से, दाएं धमनी से या दाएं सिरा से? राइट आंसर हो जाएगा आपका बाएं सिरा से प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत शामिल नहीं है, बताइए कौन सा दूध का दांत नहीं होता है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कृंतक रहता है, ठीक है, रदनक रहता है, अग्रचवर्णक रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता, चवर्णक नहीं रहता 3 से 4 साल के बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? लगभग कितने लीटर? तो एक वयस्क मानव करीब करीब आपका 1.5 लीटर दिन भर में मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या फिर काले रंग का जिम्मेदार है? किसी की काली आंखें होती हैं, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की नीली आंखें। तो ऑप्शन नंबर सी आयरिस के कारण होता है। ये सभी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है? तो सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह ओ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो उस ग्रंथि का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी अधिवक्र ग्रंथि, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइड कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइड कोशिका होती है ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो क्या निकलता है, किसका स्राव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यदि थायरोक्सिन हार्मोन निकले, स्राव ज्यादा हो तो उसमें बौनापन आ जाता है मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जान सके थे? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन ने परमाणु का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका थॉमसन का मॉडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? नए नए क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ। परमाणु की संरचना का वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो वर्तमान की जो अवधारणा है वो दी गई है नील्स बोहर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? तो परमाणु की स्थिरता व्याख्या करने में सक्षम कौन सा नहीं है? रदरफोर्ड मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। बाकी थॉमसन मॉडल और बोहर मॉडल करता है परमाणु की व्याख्या। गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी? तो खोज की गई थी ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के इस प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है नील्स बोहर के द्वारा। तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन नील्स बोहर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। तीनों याद हो गए आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता? ये किसने बताया था? तो ये मॉडल था आपका बोहर द्वारा ये सिद्ध किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8, 10 और 11, टोटल 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा किया था ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता के रूप में यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ा है तो डार्विन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं? तो क्रमिक विकास से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और जीवाश्म, इन तीनों से आप क्रमिक विकास का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप मतलब रेप्टाइल जैसी अन्य विशेषताएं हैं उसके अंदर। दिखता पक्षी है और विशेषताएं सरीसृप जैसी, रेप्टाइल जैसी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, क्वेश्चन छांट छांट के लाते हैं आपके लिए। साथ ही साथ शेयर कर देना जब भी जाओ आप। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिश करो 100 के 100 अटेंड करना और 80 नंबर लाना, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। उन ऑर्गन्स के नाम बताइए जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखते हैं और एक ही जैसे कार्य करते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालोगस ऑर्गन्स एक ही जैसे दिखते हैं, संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य उनका एक ही जैसा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सुझाव दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन इत्यादि से विकसित किया गया है जो पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद थे? तो जीवन की व्याख्या की है ऑप्शन नंबर सी, हॉल्डेन ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एवेस किससे विकसित हुए हैं बताइए? तो एविस जो है ये विकसित हुए हैं आपके सरीसृप से, मतलब रेप्टाइल से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है तो याद रखो, हाल्डेन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत में से एक है? तो क्रमिक विकास के सिद्धांत में से एक यहां पर सभी हैं। किसी भी आबादी में प्राकृतिक भिन्नता होती है, यह भी डार्विन ने बोला है। हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पत्ति होती है लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से स्थिर ही है और आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाते हैं या हट जाते हैं, ये बोला था आपके डार्विन ने और ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौजूदा प्रजातियों में नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या है? तो प्रजातिकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? तो स्थिति के कारण होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा की, वो कैसा है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो है आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्य का मात्रक है। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन जिस दिन आपके गलत होने लगे उस दिन समझ लेना कि भाई याददाश्त कमजोर हो गई है, नहीं तो तुमसे नहीं हो पाएगा।
ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? कॉमर्शियल इकाई। तो ऊर्जा की कॉमर्शियल इकाई है ऑप्शन नंबर सी किलोवाट और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो यदि किसी को छोड़ दो ऊपर से, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो स्थिर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? तो 100 वाट का यदि आपका बल्ब 1 मिनट जलाओगे तो वो आपका 100 जूल खर्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यदि कार्य करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होगी? तो 60 वाट का है, 50 घंटे चलेगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 किलोवाट। आपने अभी पढ़ा था कि 100 वाट का 1 मिनट चलता है तो 100 जूल ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, बताइए। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो यहां पर गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले सही वाले पढ़ लेते हैं। पारा एक तरल धातु है, राइट। ब्रोमीन एक तरल धातु है, बिल्कुल राइट। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल राइट। चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बहुमूल्य धातु है? नोबेल मेटल। तो नोबेल मेटल है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम को बोलते हैं नोबेल मेटल, नोबेल धातु। बबित मिश्र धातु का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो बबित जो मिश्र धातु इसका घटक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी टिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो स्टार्च आयोडाइड का पेपर होता है आपका एक ऑक्सीकरण एजेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है आपका फ्लक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि संधि शोध के इलाज के लिए निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो अस्थि संधि शोध, बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एटोडोलक दवा का उपयोग किया जाता है अस्थि संधि शोध के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है ग्रेफाइट में, बाकी तांबा, सोना और चांदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? बाकी 3 गलत हैं। तो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। किसकी बात हो रही है? एबोनाइट की बात हो रही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्टर के संदर्भ में गलत है? तो एस्टर के संदर्भ में गलत कौन सा है? तो यहां पर सी। पहले सही पढ़ लेते हैं। तो एस्टर के बारे में देखो, अम्ल और एल्कोहल की प्रतिक्रिया से एस्टर बनता है, याद रखना। अम्ल का एस्टर के रूप में रूपांतरण एस्टरीकरण कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, इसको भी याद रखो। एक महत्वपूर्ण विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर ही है। ठीक है, और गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो उसको छोड़ दो, गलत को देखना ही नहीं, याद ही नहीं करना, छोड़ो, अलग करो। कछुए का औसत जीवन काल कितना होता है? तो चलो जीवन काल खेल लेते हैं। तो सबसे पहले कछुए की बात कर लें तो कछुए का होता है 150 से 200 वर्ष। ठीक है, औसत जीवन काल मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का औसत जीवन काल बताइए। तो मनुष्य का यदि आप औसत निकालोगे, जितने मानव धरती पर हैं, तो औसत निकलेगा आपका 66 वर्ष। कोई 100 भी जी लेता है, कोई 50 भी, कोई 40 पे भी चला जाता है, कोई 20 पे भी, कोई 30 पे भी, कोई 105 110 भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? तो बिल्लियों का औसत जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष तक जीती हैं बिल्लियां। क्वेश्चन नंबर 63, कुत्ते का औसत जीवन काल बताइए। तो एक कुत्ते का औसत जीवन काल होता है 12.8 वर्ष होता है करीब औसत जीवन काल। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक का औसत जीवन काल बताइए, किस किस को पता है? तो मेढक का औसत जीवन काल होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु तक जी सकता है। एक बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है?
तो लगभग लगभग ये आपका होता है कुत्ते से थोड़ा ज़्यादा। बकरी 14 वर्ष तक जी सकती है, औसत जीवन काल है बकरी का। घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है बताइए? तो घोड़े का औसत जीवन काल लगभग मनुष्य के बराबर 62 वर्ष होता है, मनुष्य का 66 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदर का औसत जीवन काल कितना होता है? तो बंदर लगभग जीता है आपका ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष तक जीता है औसत। मोर का औसत जीवन काल कितना होता है? तो मोर करीब करीब जीता है आपका 15 वर्ष तक मोर जीता है। ऊंट का औसत जीवन काल कितना होता है? तो ऊंट का औसत जीवन काल होता है करीब करीब आपका 30 वर्ष का। गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? तो गाय जीती है करीब करीब 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हाथी आपका जीता है करीब करीब 57 वर्ष। जानवरों में बहुत अच्छी है 57 वर्ष तक जीना। लवण या नमक के घोल की अम्लीय और क्षार प्रकृति किस आधार पर बताई जाती है? तो अम्ल है या क्षार है ये बताया जाता है आपका दोनों ए और बी, मतलब लवण सम्मिश्रण के विभाजन से और लवण के जलीय संलयन से, पीएच मान से। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग में बड़ी संख्या में उपयोगी रसायनों को बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक है, रसायन बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 पीएच मान देता है जलीय होने पर? तो जलीय होने पर कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड। तो 7 क्या हो गया? स्थिर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर नहीं होता। तो ऐसा भी एक लवण है, उसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। आप लाल या नीले लिटमस पेपर पर उसका कोई असर नहीं होता। एक ऐसे लवण का नाम बताइए जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बन जाता है। तो ऐसा लवण है आपका ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड, जो कि पानी में घुलने पर अम्लीय हो जाता है। अगला देखिए, पानी में घुलने पर निम्नलिखित लवणों में से कौन सा तटस्थ घोल दे सकता है, मतलब न्यूट्रल? तो न्यूट्रल दे सकता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षारीय घोल देगा? तो क्षारीय देगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट देगा क्षारीय घोल। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ किसके प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो सही आंसर है अमोनियम सल्फेट, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? तो सही है उपरोक्त सभी। एंजाइम एक प्रोटीन है, यह भी याद रखो। प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, और एंजाइम सेलुलर चयापचय प्रतिक्रियाओं में भी भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेबी फूड्स को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है बताइए? तो बेबी फूड्स को मिलाने के लिए यहां पर बनाया जाता है आपका ट्रिप्सिन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा या फैट को पचाने में मदद करता है। तो वसा या फैट को पचाने वाला एंजाइम होता है आपका लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी? तो एंजाइम शब्द के प्रतिपादक गणना ऑप्शन नंबर ए विल्हेम कोहने ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइबोजाइम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ऐसे निष्क्रिय एंजाइमों को उनके कोफैक्टर्स के साथ बाध्य नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए एपोएंजाइम्स, ठीक है, एपोएंजाइम्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, इस प्रतिक्रिया के लिए इष्टतम पीएच मान कितना होता है? तो इसके लिए पीएच मान होता है आपका 6.7, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की विशिष्टता से। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी आता है, रीढ़ की हड्डी भी आती है और स्प्लीन भी आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सेरिबेलम के बारे में यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी और सी। एक लोकोमेशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है और यह मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। बी और सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? बताइए। तो मस्तिष्क से जुड़ी होने वाली और खोपड़ी से निकलने वाली क्रैनियल नसें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। उस प्रणाली का नाम है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं उस प्रणाली को। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका अंतर्ग्रंथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है। यहां पर ए बी सी डी होना चाहिए, वो गलती से ए बी हो गया। ठीक है, अंतर्ग्रंथन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेडुला एंड हिंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। तो मस्तिष्क को शामिल करने वाली प्रतिबिंब क्रियाओं को कहा जाता है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा हैं? तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा, हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन 101वां सगुन कर देते हैं 101 का। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? कमेंट करके बताइए, वेट करूंगा। यदि आपको नहीं पता तो लिख दीजिए सर 101 का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में लिख दीजिए सर 101वां क्वेश्चन या सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करिए, अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लाइक कर दिया या नहीं देख लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।